हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए बेटा, ऐसा है कि आप जो भी बुक यूज़ कर रहे होंगे उसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 जो है हैपहैज़र्ड वे में दिए हुए हैं, यानी कि कोई कंटेंट आगे पीछे दिया हुआ है। तो हम चैप्टर 1 करेंगे, 2 करेंगे और 3 करेंगे। जब तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि इस चैप्टर में आपको कोई चीज़ ऐसी ना मिले जो आपके सिलेबस में हो, लेकिन वो चैप्टर 2 में मिल जाएगी, और अगर चैप्टर 2 में नहीं होगी तो चैप्टर 3 में होगी, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक वे में करने वाले हैं। बुक्स में क्या है, ये हैपहैज़र्ड वे में दिया हुआ है, आगे पीछे दी हुई है चीज़ें जो कनेक्ट नहीं हो पाती, बच्चों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम इसे सिस्टमेटिक वे में करेंगे और जैसे ही तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपका नेशनल इनकम का जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरा कंटेंट जो है उसमें कवर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्लास 11th में पढ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते थे सिंगल यूनिट की। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे होल इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की। माइक्रो की क्या बात कर रहे हैं हम? माइक्रो में हम जब सिंगल एंटिटी की बात करते थे, यानी सिंगल फर्म की बात करते थे। ओके, माइक्रो में हम बात करते थे सिंगल कंज्यूमर की, यानी अगर हम किसी फर्म की बात करें तो सिंगल फर्म की हम डिमांड कर्व देखते थे, सिंगल फर्म की सप्लाई कर्व देखते थे, या वो फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में, तो हम मार्केट डिमांड देख लेते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट डिमांड देखते थे, तो हम जितनी भी मार्केट में टोटल डिमांड है उसका एग्रीगेट निकालते थे और हम मार्केट डिमांड निकाल लेते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या है, हम होल इकोनॉमी में टोटल जो डिमांड है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मार्केट डिमांड की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। तो यहाँ पे जो है समग्र का या फिर आप कह लीजिए एग्रीगेट का छोटा वर्जन यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट डिमांड निकालते हैं। यहाँ पे समग्र का या फिर कह लीजिए एग्रीगेट डिमांड का बड़ा वर्जन यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिंगल यूनिट की, यहाँ पे हम बात करते हैं होल इकोनॉमी की। अब यहाँ पे हम सिंगल यूनिट का प्राइस, मान लीजिए किसी एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस निकालने की कोशिश करते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इसीलिए इसे यहाँ पे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल क्वांटिटी का प्राइस नहीं निकाला जाता, पूरी इकोनॉमी के प्राइस देखा जाता है। तो पूरे इकोनॉमी के प्राइस की बात की जाए तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हम देखते हैं। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल यूनिट का प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं, या सिंगल कमोडिटी का प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं, या सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लेबर का, लैंड का, इनका प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये है प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पे हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर चीज़ के या घट रहे हैं, उसकी बात करते हैं, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करते हैं। और जब पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हों या घट रहे हों तो उसका इफेक्ट हमेशा आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको मिल जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हालांकि है क्या, एक आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करेंगे और थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट बिहेवियर चेक करता है। एग्रीगेट चाहे डिमांड देख लीजिए आप या एग्रीगेट सप्लाई देख लीजिए, यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात करेगा, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की बात करेगा, पूरी इकोनॉमी के आउटपुट की बात करेगा। किसी सिंगल फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी के आउटपुट की बात करेगा, पूरी इकोनॉमी के प्राइस की बात करेगा, जिसे हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कहेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो एग्रीगेट की स्टडी करता है ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट की बात करता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, अगर इनकम की बात करें तो पूरी इकोनॉमी की इनकम की हम बात कर रहे हैं जिसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। आउटपुट की बात करें तो पूरे इकोनॉमी के आउटपुट की यहाँ बात कर रहे हैं जिसे हम एग्रीगेट आउटपुट कहेंगे। कंजम्पशन की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल यूनिट का कंजम्पशन देख रहे थे, सिंगल प्रोड्यूसर का कंजम्पशन देख रहे थे, उस प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी देखा हमने। यहाँ पे हम पूरी कंजम्पशन इकोनॉमी में कितनी हो रही है उसकी बात करेंगे जिसे हम एग्रीगेट कंजम्पशन कहेंगे। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल क्या थे? डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को एक दूसरे के साथ कट करेंगी वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सिंगल डिमांड कर्व की बात कर रहे थे, सिंगल सप्लाई कर्व की बात कर रहे थे। यहाँ पे टूल क्या है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। अब डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ
इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, ये इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ये पूरी इकोनॉमी की बात करता है। सेकंड डिफरेंस देखें तो टूल्स की अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स थे डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव था प्राइस का पता करना, किसी कमोडिटी की, सिंगल कमोडिटी की या सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन जैसे लैंड हो गया, लेबर होगी, उनके प्राइजेस का पता करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है प्राइजेस का पता करना ओवरऑल इकोनॉमी के, यानी पूरी इकोनॉमी के टोटल प्राइजेस आपकी इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी के प्राइजेस की हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन थी, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, मार्केट डिमांड निकालते थे किसी प्रोडक्ट की, यानी किसी प्रोडक्ट की जो टोटल कंज्यूमर है कितनी डिमांड कर रहे हैं आप उनका एग्रीगेट कर देते थे, उन्हें जोड़ देते थे, तो आपके पास मार्केट डिमांड आ जाती थी। तो मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेट इंडिविजुअल डिमांड, हर इंडिविजुअल डिमांड को आप ऐड करके जितनी भी बायर हैं वो जितनी डिमांड कर रहे हैं आप मार्केट डिमांड निकाल लेते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। इसके अलावा बात करें बेसिक अजम्पशन की, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जितने भी मैक्रो वेरिएबल हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेरिएबल हैं उन्हें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। इट अज्यूम दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग ये सब कांस्टेंट रहेगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपने लॉ ऑफ डिमांड देखा होगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, ये हमने देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते थे कि इनकम जो है हमारे कंज्यूमर की कांस्टेंट है, टेस्ट कांस्टेंट है, सेविंग कांस्टेंट है, कंजम्पशन कांस्टेंट है, ये सब हम मान के चलते थे। क्यों मान के चलते थे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो गए, अब प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ गई है, आपकी कमाई भी बढ़ गई है, तो हो सकता है कि आप गुड की कंजम्पशन कम ना करें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा इनकम आ रही है, तो आप हो सकता है डिमांड अपनी कम ना करें, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड गलत प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं यानी सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं तब मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जब हम मैक्रो वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है इनका नाम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल यूनिट का कमोडिटी कह लीजिए चाहे फैक्टर प्रोडक्शन कह लीजिए उसके प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि इसका प्राइमरी कंसर्न होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट निकालना पूरी इकोनॉमी के। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो ये तो बेसिक डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। हो सकता है आपको एक नंबर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम पूछ लिया जाए या मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम पूछ लिया जाए। हो सकता है आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स पूछ लिए जाएँ, मेन टूल्स क्या हैं। क्या मेन टूल्स हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल थे डिमांड एंड सप्लाई। ये इंग्लिश में था, आपने हिंदी में देखना हो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हिंदी में डिफरेंस दिए हुए हैं इसके बीच में। अब बात कर लेते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, यानी आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी जो है वो कभी स्टॉप नहीं होती। ओके, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन चल रही है, हमारी इकोनॉमी में इनकम का जनरेशन चल रहा है, और हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर चल रहा है। आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से आप गुड प्रोड्यूस करते हैं। अब उसे प्रोड्यूस करने से आपकी इनकम जनरेट होती है। लैंड के लिए हमें रेंट मिल जाता है, लेबर के लिए हमें वेजेस मिल जाते हैं, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है। अब जो आपने इनकम कमाई है उसे आप एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं मार्केट में जाके। उस एक्सपेंडिचर से वो पैसा जो है वापस प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से एक सर्कल घूमता रहता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटी नेवर स्टॉप। 3 एक्टिविटी कभी स्टॉप नहीं होती, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटी। ये बहुत मुश्किल है कि इन एक्टिविटी की आप बिगिनिंग पता कर सकें, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड, या फिर आप इनका एंड पता कर सकें। कैसे? अगर हम कहें कि प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू होती है, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनकम चाहिए। वो इनकम आई कहाँ से? आपकी इनकम तो तभी बनी होगी ना जब आपने गुड्स बेची होगी कोई, या कोई सर्विसेज दी होगी किसी को। तो इनकम के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब इनकम जब आपने करी है, मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान बेचा या कोई गुड्स बेची, कोई सर्विसेज बेची, तो किसी अनदर पर्सन ने, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, तभी तो उसने आपसे खरीदी वो सामान। तो वो एक्सपेंडिचर पहले हुआ या इनकम पहले हुई या प्रोडक्शन पहले हुई, ये पता करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये मुश्किल है कि आप इन
एक्टिविटी की बिगिनिंग पता कर सके या इसका एंड पता कर सके। दीज हैव बीन एग्जिस्टिंग लाइक सर्कल, ये सर्कल बड़े टाइम से चल रहा है विदाउट द बिगिनिंग और एन एंड, ना इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द अनएंडिंग फ्लो, एक ऐसा फ्लो जिसका कोई एंड नहीं है। और वो किस चीज़ का फ्लो है, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में जो फ्लो चल रहा है, अनएंडिंग फ्लो चल रहा है प्रोडक्शन का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह हम उसे कहते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने 3 एक्टिविटी की बात की। पहली एक्टिविटी है प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, प्रोड्यूस करिए आपने गुड्स एंड सर्विसेज जिससे इनकम जनरेट हुई, फिर आपने उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जिसे हम इनकम फेज कहेंगे, यानी आपने लैंड को आपने रेंट दिया, लेबर को आपने वेजेस दिए, कैपिटल को आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर को आपने प्रॉफिट दिया। अब जब वो इनकम कमा ली लोगों ने, तो वो कमा के क्या करेंगे, उसे खर्च करेंगे, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि आपने इनकम को अपनी डिस्पोज करना है, खर्च करना है, वे करना है। तो अब डिस्पोजिशन फेज में क्या होगा, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, और जब आप पैसा खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे, तो वो पैसा वापस किसके पास पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट फेज कौन सा है, प्रोडक्शन फेज, सेकंड फेज है इनकम फेज और थर्ड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ प्रोडक्शन फेज में आप इनकम को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। तो कितने चरण हैं यहाँ पे, 3 चरण हैं। पहला प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अगर हिंदी में देखें तो उत्पादन चरण, आय चरण और फिर वितरण चरण। तो पहला फेज क्या कहता है हमें, जनरेशन फेज जिसे हम कह रहे हैं या प्रोडक्शन फेज कह रहे हैं जिसे। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। तो प्रोड्यूस हुई हैं इसका मतलब है यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है, इसीलिए इसे जनरेशन फेज भी हम कह रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आता है इनकम फेज। यहाँ पे जो इनकम जनरेट हुई थी फर्स्ट फेज में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसीलिए इसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं। तो इनकम फेज में क्या आएगा, दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, फर्म से हाउस होल्ड को पे की गई है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम फेज में क्या होता है, इनकम फ्लो करती है फर्म से हाउस होल्ड में, यानी पैसा फर्म से अब हाउस होल्ड के पास आया है। किस फॉर्म में आया है, या तो रेंट की फॉर्म में, या वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में। उसके बाद थर्ड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि वितरण चरण। यहाँ पे आपने जो पैसा कमाया था उस पैसे को आपने खर्च करना है। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने पैसा कमाया है उसे आप स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो किसने प्रोड्यूस करी है, फर्म्स ने प्रोड्यूस करी है। इस तरीके से एक सर्कल जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सर्कल में कितने फेज आए हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, दूसरा फेज है इनकम फेज और तीसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आई होप आप लोगों को तीनों फेज जो हैं वो याद रहेंगे। तो इन 3 फेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन में आपने इनकम जनरेट की थी, रीच बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट, वो वापस कहाँ आ गई है, प्रोडक्शन यूनिट के पास ही आ गई है। एंड मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करके हम चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सेकेंड पार्ट में हम करने वाले हैं मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। तब तक आप इसको बुक से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।